हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का इकोनॉमिक चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द हिस्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये वन शॉट वीडियो लेक्चर होगा। इसमें हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देने वाले हैं नोट्स के साथ। तो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप नोट करते चलना। जब भी आपको जहाँ पे लगे कि वीडियो काफ़ी फास्ट है तो उसको स्लो मोड में करके आप उसको लिख सकते हैं, या वीडियो को डाउनलोड करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। और पिछले वीडियो में आपने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो में भी आप हमारा सपोर्ट करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पालमपुर स्टोरी के बारे में तो मैंने आपको पहले से बता रखा है, और ये वन शॉट वीडियो लेक्चर है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप पहले उन 2 वीडियो को देख करके आएँ जो इस चैप्टर पर बना हुआ है। अगर आप उसको देख करके आते हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आएगा। चलिए, तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द पालमपुर के बारे में। पालमपुर का जो विलेज है उसकी क्या कहानी है, ठीक है। तो देखिए, पालमपुर इज़ अ हाइपोथेटिकल विलेज, फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो पालमपुर जो एक गांव है ना, वो सच में गांव नहीं है, केवल इमेजिनरी माना गया है कि एक गांव है। तो हम यहाँ पे एक स्टोरी क्रिएट करेंगे, एक गांव के माध्यम से हम इकोनॉमिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि पालमपुर विलेज जो है ना, वो एक इमेजिनरी, एक तरीके से माना गया काल्पनिक गांव है, ठीक है। और वहाँ का मेन एक्टिविटी जो है वो क्या है, बताइए ज़रा। तो फार्मिंग है, ठीक है। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेज एंड टाउन। पालमपुर जो है वो काफ़ी अच्छी वहाँ की कनेक्टिविटी है, मतलब वहाँ की रोड काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, और वो एक तरीके से कहिए तो वेल डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि उसके अगल बगल के जितने भी टाउन से, जितने भी विलेजेस हैं ना, उससे इसका कनेक्शन काफ़ी अच्छा है, आना जाने का रास्ता जो है काफ़ी अच्छा है, ठीक है। एंड यहाँ पे बोला गया कि मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल इन पालमपुर। अब जब रोड ही बहुत अच्छा है और एक गाँव दूसरे गाँव से काफ़ी कनेक्टेड है, तो ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही होगा, तो वहाँ पे विजिबल होंगे, ठीक है। अब बात करें अच्छा वहाँ पे कि कितने लोग रहा करते हैं पालमपुर में, तो टोटल 450 फैमिली रहा करती थी पालमपुर में, ठीक है। वो भी डिफरेंट कास्ट के। अगर बात करूँ वहाँ पे कि वहाँ पे जो घर थे वहाँ पे बिजली की, तो पालमपुर में मैक्सिमम घरों में बिजली का कनेक्शन था, ठीक है। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल था, ठीक है, एक हाई स्कूल था, और एक वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, जहाँ पे लोग जा करके जब भी बीमार होते थे तो अपने आप को चेकअप कराते थे या वहाँ से दवा लेते थे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता था। और एक वहाँ पे प्राइवेट डिस्पेंसरी था, ठीक है। तो लोग जा करके जब भी कभी उन्हें फीवर होता था तो जा करके वहाँ से चेकअप कराते थे और दवा को लेते थे। तो यहाँ पे कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन था पालमपुर विलेज के बारे में, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। जो विलेज पालमपुर था ना, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी, कैसे वो हम कैसे कह सकते हैं कि जो पालमपुर विलेज है ना, वो वेल डेवलप्ड है और बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ रीजंस दिए गए हैं। जैसे कि बताया गया है सिस्टम ऑफ रोड, तो वहाँ पे वेल कनेक्टेड था। वहाँ जो पालमपुर था ना, वो एक गांव से दूसरे गांव जाने का जो रास्ता था काफ़ी वेल था, आराम से वह शहर भी जा सकते थे। रोड वहाँ की एकदम पक्की टंच था, ठीक है। और अगर बात करूँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से थे, लोग आयात निर्यात कैसे करते थे, लोग आया जाया कैसे करते थे, तो वहाँ पे बुललॉक कार्ट्स भी था, इसके माध्यम से लोग सामानों को ढोया करते थे, ठीक है। टोंगस था और बोगीज था, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक, ये सब भी चीज़ें थी जिससे लोग आयात निर्यात भी करते थे और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले आया जाया करते थे, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो लगभग हर घर में इलेक्ट्रिसिटी था। इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से वहाँ पे ट्यूबवेल्स था, और लोग ट्यूबवेल से क्या करते थे, अपने खेतों को इरिगेट कर पाते थे। सिंचाई का साधन बहुत अच्छा था वहाँ पे, ठीक है। और बिजली होने की वजह से वहाँ पे छोटे मोटे स्मॉल बिजनेस भी सेटअप किए जा सकते थे, ठीक है। और स्कूल की बात करें तो वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है। जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बताया था कि वहाँ पर कितने, एक तो वहाँ पर 2 तो प्राइमरी स्कूल है और एक क्या वहाँ पे हाई स्कूल, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। और फिर बोला गया हेल्थ केयर सेंटर की, जब आप बीमार हो जाते हो या फिर आपको फीवर हो जाता है तो आप क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, चेकअप कराते हो, दवा लेते हो, ठीक है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर चलाया जाता था और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी था वहाँ पे, ठीक है। तो ये थी पालमपुर के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इन सभी को देख करके लग रहा है कि हाँ, पालमपुर एक अच्छी खासी गाँव थी, वहाँ पे सब कुछ था, जितना ज़रूरत है उतनी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी। अब मैं बात करूँ कि पालमपुर में
किस तरह की एक्टिविटीज़ थी। तो वहाँ पे दो तरह की मेनली एक्टिविटीज़ था। पहला तो क्या था, फार्मिंग, और यही मेन एक्टिविटी था पालमपुर का, ठीक है। और एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, ये वहाँ का सेकेंडरी था, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं फार्मिंग एक्टिविटीज़ में क्या आ सकता है, तो एक तो लाइव स्टॉक और एक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब खेती करना, खेती करना जो होगा उसे क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर। तो मेनली वहाँ पे पालमपुर में लोग क्या करते थे, खेती क्या करते थे, 75% अप्रॉक्स लोग क्या करते थे, खेती क्या करते थे, ठीक है। और लाइव स्टॉक का मतलब पशुपालन। तो वहाँ पे दूसरा जो था वो क्या था, डेयरी का काम। डेयरी का काम जो था दूध का बेचना, व्यापार करना, ये हो गया लाइव स्टॉक में, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ की, तो यहाँ पे देखिए स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब छोटे मोटे चीज़ों को बना के घर पे मार्केट में सेल करना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सर्विस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मतलब आप भैंस खरीद लीजिए और उसे बुलडॉग कार्ट के रूप में उससे यूज करिए, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट आयात निर्यात करवा पाएंगे आप, तो सर्विस दे पाएंगे ट्रांसपोर्ट का, तो उससे पैसा हो सकता है। कुछ लोगों ने वहाँ पे शॉप खोल रखा था, कुछ लोगों ने डेयरी का वहाँ पे काम कर रखा था, और वहाँ पे करीम नाम का एक आदमी था जिसने कंप्यूटर सेंटर खोल रखा था। तो ये जो था ये क्या है, आपका नॉन फॉर्म एक्टिविटी था, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक को छोड़ करके बाकी जो आता है वो किस में आएगा, नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ में आएगा। क्लियर इतनी बातें। तो दो ये एक्टिविटीज़ थी पालमपुर की। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। अब बात करूँ प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि किसी चीज़ को बनाना। अब किसी चीज़ को बना रहे तो इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि जिस चीज़ को आप बना रहे हो मार्केट में उसका डिमांड है कि नहीं। तो अगर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डिमांड है और आप उसी चीज़ को बना रहे हो तो वो प्रोडक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर लोगों का डिमांड है और डिमांड के हिसाब से आप अगर गुड्स को बना रहे हैं तो प्रोडक्शन कहलाएगा। प्रोडक्शन करने के लिए चार चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्या क्या? पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का बोले तो आदमी के पास, इंसान के पास कैसा नॉलेज है और वो कैसे इंटरप्राइजेज है, मतलब किस तरह से वो व्यापार कर सकता है। जैसा उसके पास नॉलेज होगा वैसा वो व्यापार कर पाएगा, ठीक है। तो ये तो जो चौथा है ना फैक्टर, ये तो हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में, पर ये तीन चीज़ें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, कैपिटल एंड लेबर ये किस तरह से रोल को अदा करता है। चलिए तो देखते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं लैंड का, तो लैंड में क्या होता है, देखिए जो सॉइल है ना वो नेचुरल रिसोर्सेस है बिल्कुल, और सॉइल जो है वो गॉड गिफ्टेड है, मतलब फ्री में ये है, ये हमने कभी लिया नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ लैंड को हमने बनाया है, नहीं लैंड बनाया नहीं गया है, गॉड गिफ्टेड है। अब हम लोग परचेस करते हुआ बात अलग की है, लेकिन ज़मीन किसी ने बनाया नहीं है, वो ऑलरेडी बना हुआ हमें गॉड गिफ्टेड के रूप में मिला है। लेबर की बात करें तो ये क्या होता है, देखिए ये सर्विस देने वाले जो लोग होते हैं उनको लेबर कहा जाता है। जैसे कि अगर आपके घर में कोई आकर के काम कर रहा है तो आपको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, तो वो एक तरीके से लेबर हो गया। तो कोई किसी के घर पे जाके काम करता है या ऑफिस में जाके काम करता है तो अपना सर्विस देता है, तो सर्विस देना क्या हो जाएगा, लेबर हो जाएगा। अगर कोई आपके खेतों में आके काम कर रहा है तो वो लेबर है क्योंकि सर्विस दे रहा है वो, ठीक है। अच्छा कैपिटल की बात करें तो कैपिटल जो होता है ना एक तरीके का क्या होता है भाई, ये इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। स्टार्टिंग में कोई भी प्रोडक्शन करिए, कुछ भी बनाइए, तो सबसे पहले आपको पैसा लगाना पड़ता है इन्वेस्टमेंट के रूप में। अब वो इन्वेस्टमेंट आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। कैपिटल दो प्रकार की होती है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल होता है और एक आपका क्या होता है भाई, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कौन होता है, रॉ मटेरियल या फिर कैश, ठीक है। जितने भी कैश, हार्ड कैश होंगे वो, या फिर रॉ मटेरियल जिसकी आयु बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं होगा, जो कुछ ही दिनों बाद खराब होने लगेगा, ठीक है, वो क्या होंगे, वो सब वर्किंग कैपिटल होंगे। और ऐसा कैपिटल या ऐसा इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टाइम तक चले, ठीक है, जो रॉ मटेरियल के अलावा हो, उन्हें क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कैपिटल। तो आप यहाँ से दो बातें याद रखेंगे कि कैपिटल एक तो फिक्स्ड कैपिटल होता है और एक वर्किंग कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, रॉ मटेरियल कैश मनी को, हार्ड कैश को। फिक्स किसे कहते हैं, फिक्स को जैसे मशीनरी का सामान हो गया, टूल्स हो गया, कोई रेलवे चीज़ें हो गई, ट्रैक्टर्स हो गया, फैक्ट्री हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें जो लॉन्ग टाइम तक चले उन्हें क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कैपिटल। तो ये कैपिटल हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए, हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के कितने पार्ट्स देखे, 1 2 3, टोटल 3 पार्ट देख लिए कि भाई लैंड क्या होता है और लेबर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। ओके चलिए अब आगे देखते हैं कि ग्राउंड मेजरमेंट यूनिट। अब जैसे लैंड है ना, तो इस लैंड को कैसे मापा जाता है, तो इस बात को देखेंगे। ग्राउंड मेजरमेंट यूनिट का मतलब क्या हुआ कि जो ज़मीन है ना उसका कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो बेसिकली इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है हेक्टेयर, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, हेक्टेयर में ज़मीनों को मापा करते हैं।
और 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है, काफ़ी बड़ी हो गई, ठीक है। और अगर बात करें तो भारत के अपने इंडिया के जो फार्मर्स है या फिर जो लोकल लोग हैं ना, उसको वो हेक्टेयर में ना नाप करके वो क्या करते हैं, वो उसको मापते हैं बीघा में, बिस्सा में नापते हैं, गट्ठा में नापते हैं, गुंठा में नापते हैं या जरीब में नापते हैं, ऐसा ये नाम है बिस्सा बीघा। तो इस तरीके से वो मापा करते हैं, ठीक है। ये इंडिया में बेसिकली हर अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके की उनका यूनिट्स होता है लोकली, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। आगे देखिए, एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर इन इंडिया। भारत में वैसे तो 3 फसल उगाई ही जाती है, कौन कौन सा? पहला है खरीफ, दूसरा रबी और तीसरा जायद, ठीक है। खरीफ जो होता है उसको रैनी सीजन बोलते हैं, रबी जो होता है उसको विंटर सीजन बोलते हैं, एंड जायद जो होता है उसको समर सीजन बोलते हैं, ठीक है। तो खरीफ यानी रैनी सीजन ये कब स्टार्ट होता है? जुलाई से अक्टूबर के बीच में। जुलाई से अक्टूबर के बीच में अगर कोई फार्मर खेती करता है तो वो किसके अंतर्गत करता है? खरीफ क्रॉप्स के, ठीक है। उसमें वो क्या क्या उगा सकता है? ज्वार, बाजरा, राइस, मेज, कॉटन, शुगर केन, टोबैको एक्सेट्रा, ठीक है। मेनली इसमें से ज्वार बाजरा जो होता है पालमपुर में उगाया जाता था किसके रूप में? फीड के लिए, कैटल को, मतलब खाना चारा के रूप में उगाया जाता था। इतनी बात याद रहेगा। चलिए आगे देखिए, विंटर सीजन यानी रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स का जो मंथ होता है वो कौन सा है? अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर से मार्च के बीच में जो खेती की जाती है उसको बोला जाता है विंटर सीजन या रबी क्रॉप्स, ठीक है। इसमें वीट, बरले, ग्राम, मस्टर्ड, पल्सेस, पोटैटोज, इन सब की खेती की जाती है, मतलब आलू का, ठीक है, गेहूं का या फिर चने का या फिर जो यहाँ पे है भाई मस्टर्ड, सरसों के तेल का, मतलब इन सब की खेती जो की जाती है वो सब आता है किसमें? विंटर सीजन यानी रबी क्रॉप्स में। अब आता है समर सीजन, ठीक है। समर सीजन मतलब जायद। जायद कब होता है? मार्च से जून के बीच में, हार्डली जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है ना उस टाइम पर, ठीक है। तो क्या उगाते हैं उस टाइम पर लोग? वाटरमेलन, ठंडी ठंडी चीज़ें जैसे कि हिरमाना हो गया वाटरमेलन, ठीक है, टॉरीज हो गया, कुकुम्बर हो गया, लेफी हो गया, इस तरीके की चीज़ों को लोग उगाया करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा है इंडिया में टोटल कितने खेती की जाती है? लगभग 3 खेती की जाती है। तो एक साल में 1 से अधिक बार खेती करना, एक साल में एक खेत पर 1 से अधिक बार खेती करना क्या कहलाता है? मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 2 3, एक ही ज़मीन पर आपने एक साल में 3 बार खेती कर लिया, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला गया कि एक ज़मीन पर 1 से अधिक बार खेती करना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग। ये ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग क्या होता है? तो पहले के लोग ना ग्रेजुअली क्या करते थे, वो पहले के लोग जो हुआ करते थे वो हार्डली खुद से काम किया करते थे, मतलब घास को खुद से निकालते थे खुरपी के द्वारा, फर्श से खुदाई किया करते थे, ठीक है, मतलब सारा काम जो होता था खुद से किया करते थे। और फर्टिलाइज़र के रूप में लोग राख का या फिर गाय के गोबर का, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया करते थे। तो ये जो प्रक्रिया थी, ये जो प्रोसेस था यूज करने का खेती में, उनको बोलते थे ट्रेडिशनल, ठीक है। मॉडर्न में क्या आता है? मॉडर्न फार्मिंग में, मॉडर्न फार्मिंग में जो फर्टिलाइज़र आप अभी राख और काउ डंग से यानी गाय के गोबर का जो प्रयोग करते थे, उनके जगह पे आप यूरिया, पोटास मैन्युफैक्चर्ड करके बना के आप उसको डालेंगे, वो सब क्या होंगे? मॉडर्न फार्मिंग, ठीक है। सिंचाई करने के लिए आप ट्यूबवेल्स का यूज कर रहे हैं तो ये मॉडर्न फार्मिंग में आ जाएगा। सीड्स आप हाई वैरायटीज़ का खरीद के ला रहे हैं मार्केट से, उसको लगा रहे हैं तो वो क्या हो गया? मॉडर्न फार्मिंग, ठीक है। ट्रैक्टर का आप यूज कर रहे हैं खुदाई के लिए, जुताई के लिए, तो वो मॉडर्न फार्मिंग। तो जो नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है उसको मॉडर्न फार्मिंग बोलेंगे, और जहाँ पे ये नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं हो रहा है उसको ट्रेडिशनल बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग में। ट्रेडिशनल फार्मिंग में लोग जो सीड्स था वो पुराने सीड्स का प्रयोग किया करते थे, जो उनके घर पे रहा करते थे वही सीड्स का प्रयोग कर लिया करते थे बोने के लिए, ठीक है। और जब पुराना सीड्स हुआ करता था जो घर का उनका खुद का, तो जब उसको बोया करते थे तो उसको पानी बहुत कम चाहिए होता था, ठीक है, उसको ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये लोग मैन्युफैक्चर के जगह पे फर्टिलाइजर्स की जगह पे ये क्या करते थे? काउ डंग यानी कि गोबर, गाय के गोबर, भैंस के गोबर, यानी नेचुरली चीज़ों का प्रयोग किया करते थे, ठीक है। ट्रेडिशनल में ये क्या करते थे? खुद से खुदाई किया करते थे, ठीक है। इरिगेशन ये कहाँ से करते थे? कुआं से या नदी से या फिर राहत
तालाब वालाब से यहाँ से पानी भरा करते थे। ठीक है, ये तो रही बात ट्रेडिशनल की। मॉडर्न फार्मिंग की क्या बात है, ये हाई वैरायटी के बीज को प्रयोग करते हैं, मतलब हाई वैरायटी सीड्स लेकर के आते हैं। ठीक है, अब हाई वैरायटी सीड्स है तो उसको काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगा तो लोग क्या करेंगे, मशीनों का प्रयोग करेंगे। मशीनों में कौन सा प्रयोग करेंगे, ट्यूबवेल्स का प्रयोग करेंगे या पंपी सेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे ये क्या करेंगे, फर्टिलाइजर में केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ कुछ दवा का छिड़काव भी करेंगे, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो ये देखा हमने मॉडर्न फार्मिंग और ये देखा ट्रेडिशनल फार्मिंग। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। मॉडर्न फार्मिंग से बेशक कम ज़मीन में ज़्यादा फसल उगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इससे घाटा क्या होता है कि जो सॉइल होता है ना वो अपने फर्टिलिटी को खो देता है। और अगर आपने ट्रेडिशनल फार्मिंग को अपनाया तो बेशक ज़मीन में कम प्रोडक्शन होगा। ठीक है, और लेकिन जो उसका फर्टिलिटी होगा ना वो बरकरार बना रहेगा। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि मतलब मॉडर्न फार्मिंग है बेटर, पर उतना भी नहीं, मतलब उसका यूज़ ध्यान में रख करके करें कि सॉइल का फर्टिलिटी पूरी तरीके से गायब ना हो जाए, इस बात का ध्यान रहे। अच्छा, ये मॉडर्न फार्मिंग आया कब, कहाँ से आया, कैसे लोगों को लगा कि नहीं मॉडर्न फार्मिंग का यूज करना चाहिए ट्रेडिशनल फार्मिंग के जगह पे, तो जब आया ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गया, मतलब प्रोडक्शन का काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ा। कम ज़मीन था, लोगों की संख्या, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, तो प्रोडक्शन चाहिए ना भाई कंजप्शन के लिए। तो लोगों ने कहा कि ज़मीन तो बढ़ नहीं रहा है लेकिन लोगों का जनसंख्या बढ़ रहा है, फूड का डिमांड बढ़ता जा रहा है, तो कम ज़मीन में ज़्यादा फसल उगाना है, यानी कि भाई इसमें टेक्निकली चीज़ें लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, तो लोगों ने क्या करा, धीरे धीरे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया जब, तो इन्होंने मॉडर्न फार्मिंग को एडॉप्ट करते चले गए। हाई सीड्स का इन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया, वेल डेवलप्ड एरीगेशन सिस्टम बना दिया, पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर का, मशीनरी चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कर दिया ताकि कम से कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए। तो मॉडर्न फार्मिंग आने का जो रीज़न है वो कौन था, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये बात याद रखेंगे आप। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो दो इम्पैक्ट पड़ा इसके, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा और एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा जरा देखिए, कह रहा है कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाते चले गए, मतलब पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आने से बिल्कुल बेशक एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है, अनाज का उत्पादन जो था वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे बोल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ गई। भाई अब नए नए टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो उस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाले लोग भी तो होने चाहिए ना, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रहा है। ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा लोग वहाँ पे आएंगे काम करने के लिए, तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला जा रहा है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के काफ़ी वेल कनेक्टिविटी हो रही थी। मतलब देखिए जब आप पेस्टिसाइड खरीदेंगे और फर्टिलाइजर्स में जैसे यूरिया, पोटास, तो ये कहाँ बनेगा, ये इंडस्ट्री में बनेगा। तो फार्मर यानी फार्मिंग और इंडस्ट्री दोनों काफ़ी अच्छे से लिंकअप कर रहे थे, किसकी वजह से, ग्रीन रिवॉल्यूशन से। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। साथ ही साथ यहाँ पे बोल रहा है ट्रांसफॉर्म द फार्मर्स एंड मार्केट ओरिएंटेड। और क्या हो रहा था, लोग मार्केट की तरफ भी बढ़ रहे थे, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो जो घर के लिए रखेंगे, उसके बाद जो सरप्लस ग्रेन बचेगा, बचा हुआ जो अनाज बचेगा उसे लोग मार्केट में सेल करेंगे, तो मार्केट से भी इनका अच्छा खासा कनेक्टिविटी बन रहा था। तो ये कुछ पॉजिटिव थे इम्पैक्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन के, लेकिन नेगेटिव भी कुछ इम्पैक्ट है, उसको समझते हैं। सबसे ज़्यादा लोग खेती करने में व्यस्त हो गया, उत्पादन करने में व्यस्त हो गया और इस कदर यूज करने लगा कि सॉइल का फर्टिलिटी गायब हो गया, उसका लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और क्या होने लगा, वाटर भी धीरे धीरे क्या होने लगा, वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे जाने लगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा एरिगेशन करेंगे तो पानी भाई नीचे से ही आ रहा है, तो जो वाटर का लेवल है ना वो धीरे धीरे नीचे घसकता चला जा रहा है। और ज़्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन आने से, ज़्यादा एग्रीकल्चर उत्पादन करने से जो लोग थे ना, मतलब गरीब तो गरीब ही रह गया और अमीर तो अमीर ही रह गया। जैसे मैंने आपको बताया था, अमीर जो होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा खेत होता है वो अपने पास सेविंग भी रखता है, अपनी सेविंग को लगा करके अच्छे से प्रोडक्शन करता है और अच्छे से प्रोडक्शन करने के बाद उसको मार्केट में सेल कर लेता है, फिर से मुनाफा कमा लेता है, तो उसके पास फिक्स कैपिटल बढ़ता चला जाता है और वर्किंग कैपिटल भी बढ़ता चला जाता है, तो वो काफ़ी ग्रोथ कर जाता है। और जो बेचारा गरीब है, जो ये सब एफर्ट नहीं कर पा रहा है मॉडर्न फार्मिंग, ठीक है, तो वो पीछे का पीछे रह जा रहा है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का ये भी एक हाथ है बड़ा कि जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो गरीब ही रहता जा रहा है, और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। तो ये एक तरीके का यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये दो आप इम्पैक्ट याद रखेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव के। किसके भाई बताइए, ग्रीन रिवॉल्यूशन के। चलिए अगला देखते हैं, लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अब खेती की बारी हो ही रही थी,
तो पालमपुर में किसको कितना खेत मिला था? तो हमने क्या देखा था कि पालमपुर में टोटल 450 फैमिली थी, जिनमें से 150 फैमिली जो था ना, वो 150 फैमिली को निकाल दीजिए तो लगभग कितना बच जाएगा जरा बताइए। तो यहाँ पे बचेगा 200 के आसपास, ठीक है, 200 200 नहीं बचेगा, 300 बचेगा। ओके, 300 बचेगा। तो 300 जो फैमिलीज होंगी, ठीक है, इनके पास क्या होगा, 150 फैमिली जिनके पास कोई ज़मीन नहीं था, ठीक है, वो लेबर के रूप में काम करते थे। बाकी 300 जो फैमिलीज बची, उनमें से 240, ठीक है, 240 ऐसी फैमिली थी, 240 ऐसी फैमिलीज थी जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ज़मीनें था, ठीक है, 2 हेक्टेयर तक ज़मीनें था। बाकी बचे कितने, 60 ऐसी फैमिलीज थी जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीनें था। लेकिन इन्हीं 60 में से कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास 10 या 12 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीनें था। कुल मिला जुला कर मैं आपको बताता हूँ कि 450 फैमिली पालमपुर में रहते थे। 150 फैमिली ऐसे थे 450 में से जिनके पास कोई ज़मीन नहीं था, लैंडलेस थे। अगर इनको घटा दूँ तो 300 बचेगा। 300 में से 240 ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास 2 हेक्टेयर की ज़मीनें थी, वही स्मॉल फार्मर कहलाते थे, ठीक है। 2 हेक्टेयर 240 300 में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 60 ऐसी फैमिलीज थी जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीनें था। लेकिन 60 फैमिलीज में से कुछ ऐसी भी फैमिलीज थी जिनके पास 10 या 12 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीनें था। तो ये था थोड़ा सा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पालमपुर के, ठीक है। अब बात करते हैं विल द लैंड सस्टेन, ठीक है, यही टॉपिक लास्ट है चैप्टर का। चलिए ध्यान से समझिएगा। हम देखेंगे किस तरह से ज़मीन जो है वो कम पड़ता जा रहा है और ज़मीनों को हमें यूज करते वक्त, लैंड का यूज करते हुए बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि लैंड एक तरीके का नेचुरल रिसोर्सेस है, और आप इस बात को जानते हैं कि कोई चीज़ अगर नेचुरल रिसोर्सेस होता है ना, तो अगर वो जब बेकार हो जाता है या डिस्टर्ब होता है तो रिकवर होने में उसको बहुत साल लगते हैं, मतलब वो तुरंत रिकवर नहीं होता है। तो ज़मीन भी क्या है, लैंड भी एक नेचुरल रिसोर्सेस है। अगर वो अपने सॉइल फर्टिलिटी को खो देगा, मिट्टी अगर अपने फर्टिलिटी को खो देगा तो वे वापस उस फर्टिलिटी को आने में बहुत समय लगेगा, ठीक है, जल्दी वो रिकवर नहीं होगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। फिर यहाँ पे बोला गया कि जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है तब से लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन से एसोसिएट करते गए और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करने के भावना में रह करके उन्होंने मिट्टी की फर्टिलिटी जो है वो ख़त्म होती जा रही, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल प्रोडक्शन पर ध्यान देते जा रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है कि वो लोग क्या करते थे, फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज करते थे, पेस्टिसाइड यूज करते थे, जिसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी था वो ख़त्म होते जा रहा है। अगर इस तरह से कंटिन्यूस करता रहेंगे तो क्या होगा कि जो ज़मीन के अंदर जो पानी है ना, वो ग्राउंड जो वाटर लेवल है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है, वो चला जाएगा काफ़ी नीचे और मिट्टी अपनी सॉइल को खो देगी। तो फिर एक ऐसा समय आएगा कि प्रोडक्शन करना काफ़ी महंगा हो जाएगा, ठीक है। फिर भारी भरकम ज़मीनों पर भी अगर आप खेती करेंगे ना, प्रोडक्शन करने चाहेंगे तो बहुत कम हो पाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन करिए, आप थोड़े से फार्मिंग का भी करिए, थोड़े से मॉडर्न फार्मिंग का प्रयोग करिए, तो थोड़े से आप ट्रेडिशनल फार्मिंग का करिए। मैं नहीं कह रहा कि फार्मिंग आप करते वक्त, मतलब आप प्रोडक्शन करते वक्त केवल ट्रेडिशनल फार्मिंग को फॉलो करिए, नहीं। इस समय जो डिमांड है उसको कंप्लीट करना है तो आपको मॉडर्न फार्मिंग को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, पर आप उसको करिए, पर ध्यान से करिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप प्रोडक्शन करने के होड़ में बहुत ज़्यादा आपने प्रोडक्शन चिल्लाने लगे और आपने करते करते सॉइल का केयर नहीं किया, तो सॉइल अपनी पूरी तरीके से फर्टिलिटी खो दे तो वो पूरे ज़मीन फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये चैप्टर हो गया पूरा समाप्त। हमने आपको पूरी एक लाइन समझाया है और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और जहाँ पे भी आपको टॉपिक में कहीं प्रॉब्लम्स आ रहा हो, कोई लाइन अगर आपको न समझ में आ रहा हो, कोई क्वेश्चंस का अगर आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।